इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लंग्स की कवरिंग वगैरह जो भी है, लंग्स क्या होता है, लोब क्या होते हैं, फिशर क्या होते हैं। तो सबसे पहले लंग्स में क्या है, इट इज कॉल्ड एज पल्मोन्स या फिर पल्मोनरी। ये वर्ड याद रखना, पल्मोन्स या फिर पल्मोनरी पूरे। इसके बाद में मैं रेस्पिरेटरी, इसके बाद कार्डियो, देन रीनल सिस्टम। तो ये अगर सबसे पहले रेस्पिरेटरी समझ आ गया तो कार्डियो आसान है, कार्डियो आ गया तो फिर रीनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम फिर आगे की आसान होती है। अगर रेस्पिरेटरी आ गया तो कार्डियो आधा आ गया मान लो। तो सबसे पहले लंग्स आल्सो नोन है या फिर लंग्स कॉल्ड पल्मोन्स। लंग्स को पल्मोन्स के नाम से जानते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी के डॉक्टर को या फिर लंग्स के डॉक्टर को। एसेंशियल ऑर्गन एज रेस्पिरेशन। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नॉन एसेंशियल मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, एसेंशियल मतलब जिनकी आवश्यकता है। प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, बॉडी में कहा, थोरेसिक मतलब चेस्ट वाली कैविटी। बॉडी में मेनली 4 कैविटी होती हैं। क्रेनियल कैविटी मतलब हेड वाली, उसके बाद थोरेसिक मतलब चेस्ट वाली, फिर एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये स्टमक वाली पूरी, फिर पेल्विक कैविटी जिसमें पेल्विक ऑर्गन्स आते हैं। बॉडी में 4 कैविटी, क्रेनियम, थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक। तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। राइट जो लंग्स होते हैं वो लाइट पिंक इन कलर, मतलब जो लंग्स का नॉर्मल कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे कुछ लोग डस्ट का या फिर स्मोकिंग का इनहेल कर रहे हैं तो उनका जो कलर होता है लंग्स का वो डार्क कलर में हो जाता है। फिर राइट लंग्स में क्या है, राइट लंग लार्जर देन लेफ्ट लंग। जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। ना याद रहे तो याद रखना, लेफ्ट में 4 वर्ड हैं, राइट में 5 वर्ड हैं। तो राइट में क्या होगा, राइट लंग्स बड़ा होगा और लेफ्ट लंग्स छोटा होगा। फिर वैसे ही लिखा है राइट लंग हैव 3 लोब्स। हैव का मतलब होता है रखना, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। ये चीज वैसे ही याद रखो, जिसमें ज्यादा है वो सब राइट में है। केवल ब्रोंकाई की हाइट छोड़ दो, बाकी सब जो ज्यादा वाला है वो राइट में है और लेफ्ट में सब कम वाला है, केवल ब्रोंकाई की हाइट को छोड़ के। चाहे लंग्स का वेट हो, चाहे तो लंग्स का साइज हो, चाहे लोब हो, चाहे फिशर हो। तो लंग्स, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। डायग्राम में मैंने इसके पहले भी कई बार बना के दिखाया है। और कोशिश करना रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो लगभग 5-6 वीडियो होंगे वो सब देख लेना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से आ जाएगा। राइट लंग्स हैव 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। उसके बाद लेफ्ट राइट लंग्स हैव 2 फिशर। फिशर वही बताया था जो उसको डिवाइड करती है, लाइन ऐसे खींचते हो, वही 2 फिशर होते हैं। ऊपर जो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, फिर ऑब्लिक फिशर। वेट ऑफ राइट लंग, लंग्स का वेट देखो, गूगल पे देखोगे थोड़ा सा कम दिखा सकता है। मैंने लिखा है राइट लंग्स का वेट लगभग 600 से 650 ग्राम, मतलब 600 टू 650 ग्राम्स। गूगल वगैरह में थोड़ा सा हो सकता है कम मिल जाए तुमको, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ना होना। फिर लेफ्ट लंग्स में आता है, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। 2 लोब होंगे तो फिशर जो डिवाइड करने वाला वो 1 होगा। लोब वही अपर लोअर, फिशर में वही ऑब्लिक फिशर 1 होता है। वेट भी थोड़ा सा कम होगा, 50 ग्राम कम कर दो। उधर 600 से 650 था, इधर 550 से 600 कर दो। इफ लंग्स आर डार्क इन कलर ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ डस्ट एंड कार्बन, वही बताया था अगर डस्ट वस्ट का अकुमुलेशन हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग हुई है तो जो लंग्स का कलर है वो डार्क हो जाएगा, वो तो बता दिया है। लंग्स शेप कैसा है, लंग्स इज ए कोन शेप्ड ऑर्गन या फिर कोनिकल शेप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोन शेप्ड ऑर्गन। जितना मैंने ब्लू से किया है इसमें कलर, पीडीएफ में ये चीजें देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हार्ट। देखो जो लंग्स होते हैं इधर इधर लेफ्ट राइट, यहाँ पे हार्ट होता है ना लेफ्ट साइड में, वही लिखा है, ये अलग होते हैं हार्ट के द्वारा। लेयर में कवरिंग ऑफ लंग्स, लेयर या फिर कवरिंग ऑफ लंग्स बताया था। प्लूरा, प्लूरा 2 के मिलने से बनती है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। वही लिखा होगा, प्लूरा इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या होती है, जो इनर लेयर होती है वो होती है विसरल प्लूरा, जो आउटर होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 लेयर बना दी। अबे यार कुछ ज्यादा अच्छा बन गया है। एक ये, एक ये। तो जो अंदर है ये विसरल प्लूरा, जो बाहर है वो पैराइटल प्लूरा। वैसे इनर भी जो बाहर है वो पैराइटल प्लूरा, जो इनर है वो विसरल प्लूरा। ये लंग्स की कवरिंग, यहाँ पे हार्ट होता है, वही लिखा था सेपरेटेड बाय हार्ट। अब यहाँ जो ये प्लूरा वाली लेयर्स मैंने बताई, ये यहाँ पे दोनों लेयर्स के विसरल और पैराइटल के बीच में होता है तुम्हारा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये लंग्स, जैसे जब एयर जाएगी तो लंग्स क्या होगा, फूलेगा, फिर ऐसे होगा,
इंस्पायरेशन जब करोगे, सांस लोगे तो लंग्स क्या होगा, ऐसे था, ऐसे होगा, फिर ऐसे ये चलेगा ना लंग्स में। तो वही जब ये इसके फ्रिक्शन को रोकती है, दोनों के बीच में जो रगड़ न होने पाए, इसके लिए फ्लूइड होता है 10 से 15 ml प्लूरल फ्लूइड। अब यही बढ़ जाता है तो डिजीज कंडीशन होती है, प्लूरल इफ्यूजन, वो सब आगे पढ़ोगे भी। इन नॉर्मल पर्सन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन आर रब, मैंने बता दिया जो फ्लूइड क्यों होता है। फिर देखते हैं डायाफ्राम, ऐसे ही लंग्स के नीचे, वो डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, वो जो ऐसे मैंने गूगल से उठा के इमेज लगाई है वो देखो। जो डायाफ्राम होता है वो ऐसे डोम शेप्ड ऑर्गन, लंग्स जैसे ये है, लंग्स के नीचे ऐसे डोम शेप्ड ऑर्गन होता है, ऐसे ऐसे होगा लंग्स, ऐसे बीच में हल्का सा, जहां पे ये दोनों जुड़े होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा डोम शेप्ड ऑर्गन होगा। तो जब तुम सांस लोगे मतलब लंग्स क्या होंगे, जब लंग्स ऐसे नीचे दबाएंगे तो डायाफ्राम नीचे चला जाएगा। वही जब डायाफ्राम नीचे जाता है ऐसे, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डायाफ्राम लगभग ऐसे होता है, ऐसे। तो ये डायाफ्राम भी रिलैक्स पोजीशन में है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये डायाफ्राम का ऐसा ही शेप ही होता है, इसलिए भी रिलैक्स पोजीशन में है। जब तुम सांस लोगे तो क्या होगा, ये जैसे लंग्स यहाँ पे मान लो होते हैं, बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बन जाए तो ठीक है। हाँ बन गया, खैर ये ऐसे है। तो जब लंग्स फूलेंगे मतलब जब तुम सांस लोगे, ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रोंकाई, फिर लंग्स में जब एयर आएगी तो क्या होगा, ये लंग्स इसको दबाएंगे, ठीक। तो अब इसमें बस यही चीज ध्यान देना होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, मतलब जब सांस ले रहे हो, मतलब इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, तो उतने समय डायाफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायाफ्राम डाउनवर्ड। और क्या होगा जब नीचे जाएगा, उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इनहेलेशन के टाइम पे डायाफ्राम डाउनवर्ड जाता है और उसका डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब यही डायाफ्राम, जब तुम सांस लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, सीधी लाइन पे सीधा आ जाएगा। फिर जब तुम सांस छोड़ोगे तो फिर यहाँ स्पेस मिल जाएगा, फिर ये ऐसे उठ जाएगा, फिर ये होगा, जब उठेगा तो ये रिलैक्सेशन। जब तुम सांस छोड़ोगे तो डायाफ्राम अपवर्ड होगा, मतलब जब एक्सहेलेशन करोगे तो अपवर्ड जाएगा, जब इनहेलेशन करोगे तो डाउनवर्ड जाएगा। इनहेलेशन के टाइम पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे डायाफ्राम रिलैक्स होगा। ये जो उठा हुआ पोजीशन है डायाफ्राम का ऊपर लंग्स के पास में, ये अभी डायाफ्राम का रिलैक्सेशन है। और जब ये नीचे आएगा तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसा याद रखो, जब लंग्स में एयर आएगी तो इसको ऐसे दबाएगी तो आ जाएगा नीचे, मतलब डाउनवर्ड जाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि लंग्स में एयर भरी, इसने इसको दबा दिया, फिर एयर निकली, फिर ये उठ गया ऊपर, फिर यही प्रोसेस ऊपर नीचे चलता रहता है। उसी की वजह से जब तुम सांस लेते हो जो पेट ऊपर नीचे होता है, ये केवल डायाफ्राम की वजह से होता है, जो स्टमक पेट ऊपर नीचे होता है। रेस्पायरेशन रेट भी, जो रेस्पायरेशन रेट नॉर्मल पढ़े होगे 16 से 20, शायद ना पढ़ा हो तब पढ़ लेना, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, BREATH, ब्रीथ पर मिनट। कहीं कहीं 12 से 20 लिखा होगा तो ज्यादा सही 12 से 20 है, क्योंकि जो एथलीट पर्सन होते हैं वो लंबी सांस लेते हैं तो 12 से 20 नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो ये इतना याद रखना डायाफ्राम का। तो डायाफ्राम आगे पढ़े दे रहा हूँ नोट्स में, अब जैसा है वो छाप लेना। डायाफ्राम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी या फिर मेन रेस्पिरेटरी मसल। व्हेन यू ब्रीथ इन मतलब ब्रीथ इन और इनहेल, योर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड। वही बताया था ना, जब तुम सांस लोगे तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ऐसे आ जाएगा डाउनवर्ड। ये डायाफ्राम ऐसे था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे आ गया, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन होता है। फिर लिखा है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग आउट, सबका मतलब वही है। डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। जब तुम सांस को बाहर निकाल दोगे तो लंग से भी हल्का ऊपर उठेगा, ये फिर अपवर्ड चला जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो गया। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। अपवर्ड रिटर्निंग नेचुरल डोम लाइक शेप, हाँ वही लिखा है जो इसका डायाफ्राम में इतना ही था। बाकी का डायग्राम देख के समझो, उसमें जो जैसे जैसे बना है वो देख के समझ सकते हो। मैं जितना ऐसे बताने वाला था मैंने बता दिया। अब देखते हैं एलोलाई। एलोलाई कैसे कैसे रेगुलेशन क्या क्या उसमें होता है वो सब चीजें देखेंगे। तो एलोलाई इज ए ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। जो एलोलाई है, ग्रेप्स मतलब अंगूर के तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलोलाई, मतलब टोटल एलोलाई कितनी होती है, तो 300 to 500 मिलियन, 300 से 500 मिलियन एलोलाई एक एडल्ट पर्सन में होती हैं। एलोलाई इज ए पैरेनकाइमा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो पैरेनकाइमा वर्ड का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट को पैरेनकाइमा बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलोलाई है, रीनल सिस्टम या फिर किडनी में नेफ्रॉन होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है। तो पैरेनकाइमा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट,
स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, मेनली फंक्शनल लिखते हैं पैरेन्काइमा को। एलोलाई आर टाइनी बैलून शेप्ड एयर सैक इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ही एलोलाई होती हैं। जैसे ये लंग्स बनाया था, इसके अंदर ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं में गैस का एक्सचेंज, जैसे ऐसे गैस आती है फिर जाती, गैस आना जाना गैस आना जाना यही लगा रहता है। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? तो एलोलाई में। Where the exchange of gas between the air and blood occurs, मतलब गैस का एक्सचेंज ब्लड और एलोलाई का जो होता है, ब्लड कहाँ आता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड जाता है, तो वही गैस का एक्सचेंज ब्लड से लंग्स के अंदर होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज सराउंडिंग द एलोलाई व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द एलोलाई टू बी एक्सहेल्ड। वही लिखा है जो इनहेल्ड एयर, जो तुमने सांस लिया है, जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में मिक्स होके चली जाएगी, आर्टेरियल ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एलोलाई से सांस को निकाल के वही एक्सहेलेशन कर देगा, बाहर कर देगा। बस इसमें इतना ही समझाया गया है, बाकी पूरा पढ़ने कोई दिक्कत वो नहीं। देयर थिन वॉल्स इलास्टिक इन नेचर, जो इनकी एलोलाई होती है, एलोलाई की जो वाल होती है थिन इलास्टिक, मतलब इनमें इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेच होती है, रबड़ रबड़ के तरीके की इलास्टिसिटी नेचर में होती है। एंड ए कोटिंग ऑफ सर्फेक्टेंट एलिड टू एफिशिएंट एक्सपेंशन एंड, हाँ देखो इसका मतलब ये है, इसमें एक सर्फेक्टेंट होता है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई एलोलाई है, तो इसमें सर्फेक्टेंट होता है जो एलोलाई को थोड़ा सा फूलने या पचकने देगा, वही सर्फेक्टेंट का वर्क होता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में एक हेडिंग दी थी रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो देखो रेस्पायरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो तुम्हारे फिजिकल वर्क पे हो सकता है, जैसे जब कभी रनिंग वगैरह करोगे या फिर सीढ़ी चढ़ोगे, रैंप चढ़ोगे, तो क्या होगा, रेस्पायरेशन रेट देखोगे, सांस जल्दी जल्दी लोगे तो रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट में, जैसे तुम अचानक से सांप वाप कुछ देख लो, उतने समय तुम्हारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, उतने समय भी रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी। तो इसमें न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस सिस्टम का कंट्रोल और तुम्हारा एक्सरसाइज का कंट्रोल दोनों का आता है। फिर एक चीज और होती है, तुम्हारी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, रिक्वायरमेंट इन द सेंस, मान लो जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई बाइक है, उसको जितना तेज चलाओगे उतना पेट्रोल लगेगा, वैसे तुम्हारी बॉडी है, जितना उससे वर्क लोगे उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो तुम सांस तो कम ले रहे हो, नॉर्मल काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उतने समय जो रेगुलेशन होता है रेस्पायरेशन का, वही रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन नर्वस सिस्टम से हो सकता है, तुम्हारी बॉडी एक्टिविटी से हो सकता है, कुछ तुम अचानक से देख लो उससे हो सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है, ये फंडामेंटल की बेस है, फंडामेंटल में जब पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। हाँ, इसमें और दो तीन कंडीशन दी थी। हाइपोक्सिया, जो हाइपोक्सिया है ये मेनली हाइपोक्सिया वर्ड का मतलब होता है जब टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ठीक, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया दोनों में डिफरेंस है। हाइपोक्सिया मतलब बता दिया, डिक्रीज O2 लेवल इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। तो जैसे हाइपोक्सिया है कई कंडीशन से हो सकता है, टिश्यू में ब्लड कब कब नहीं जाएगा, मान लो तुमको सांस लेने में दिक्कत हो, जुकाम हो, तब भी टिश्यू में ब्लड नहीं जाएगा, हाइपोक्सिया हो सकता है। कोई डिजीज कंडीशन हो तब भी हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर एनीमिया हो। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट कम हो जाता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैरी करते, ब्लड से कैरी करके टिश्यू तक ले जाता है ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तब भी हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ये सब हाइपोक्सिया का मतलब मेनली इतना ही है। इसमें नोट्स हैं वो मैं चलो बताए दे रहा हूँ। अच्छा, इसकी इमेज भी इसमें लगा दूंगा। ड्यू टू लो आर्टेरियल ऑक्सीजन हाई एटीट्यूड लंग्स डिजीज, वही बताया लंग्स की डिजीज से अगर है तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया जो बता दिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह से अगर हाइपोक्सिया, टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तब भी। देखो मेनली मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जो हीमोग्लोबिन होता है, चलो अच्छा वो तो आगे नोट्स में है, उसी में पढ़ना, ना पढ़ो इसमें।
फिर इसमें टैकीकार्डिया क्लिनिकल फीचर ये सब बता दूं। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, टिश्यू अनेबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, साइनाइड पॉइजनिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। रेस्टलेस कंफ्यूजन, टैकीकार्डिया। हाँ देखो इसमें हाइपोक्सिया पढ़ रहे हो तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें याद रखो, शायद इसमें मैंने नहीं लिखा है, पता नहीं। देखो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, नॉर्मल पूरा पूरा लिख लेना, मैं 60 में लिख रहा हूँ। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है। लेकिन अगर इससे कम होता है तब क्या बोलोगे, ज्यादा होता है तब क्या बोलोगे? तो इसमें 2-3 मीनिंग याद रखना, बस नॉर्मल से हैं। एक वर्ड होता है, बस इतना भी इधर का याद रखो, ये चीजें लिख लेना, ये मेन है जो अब मैं लिख रहा हूं वो मेन है। पिनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन, अगर ये लिख लोगे तो आगे की जितनी टर्मिनोलॉजी हैं बहुत अच्छे समझ आ जाएंगी। पिनिया वर्ड का मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक। फिर कार्डिया मतलब सबको मालूम होगा, कार्डिया या फिर कार्डियो मतलब हार्ट। एक होता है टैकी, टैकी मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना, इंक्रीज। एक होता है ब्रैडी, BRADY, किसी चीज का कम हो जाना मतलब डिक्रीज हो जाना, होता है ब्रैडी। एक के आगे केवल ए लिखा होगा, उसका मतलब होता है अब्सेंस। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लेना, अब्सेंस, ए मतलब अब्सेंस। ये चीजें भी आगे समझ आएंगी कितना हेल्पफुल है। कहीं कहीं लिखा होगा DYS, केवल DYS इतना लिख लो, इसके आगे लिख लो डिफिकल्टी। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी बनाना सीख लो, अगर इतना ये पढ़ लिए तो इससे काफी कुछ बना सकते हो। देखो पिनिया मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन, ठीक। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वर्ड लिख दिया पिनिया, ठीक। नॉर्मल था तो कोई बात नहीं। अब अगर रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 था, अगर 20 से ऊपर जा रहा है तब क्या बोलोगे? अगर 20 से ऊपर जा रहा है तो ज्यादा हो रहा है मतलब टैकी, पिनिया मतलब रेस्पिरेशन, तो टैकी पिनिया, तो पिनिया लिख ही दिया था, एक से इधर लिख दो टैकी। तो टैकी पिनिया मतलब होता है इंक्रीज, पूरा लिख लेना तुम लोग, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट कितना, 20 से ऊपर। अगर 20 से ऊपर जा रहा है रेस्पिरेशन रेट तो बोलते हैं टैकी पिनिया। फिर वैसे ही ब्रैडी मतलब कम, पिनिया मतलब रेस्पिरेशन, तो फिर ब्रैडी पिनिया। ब्रैडी मतलब डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, कितने से कम, 12, आगे लिख देना 12 ब्रीथ पर मिनट। बीट और ब्रीथ, BEAT जो होता है वो बीट चलता है हार्ट रेट या फिर पल्स रेट में, ब्रीथ चलता है रेस्पिरेशन रेट में। अब वैसे ही DYS मैंने लिखवाया है, मतलब डिफिकल्टी, DYS लिख दो, पिनिया लिख दो। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन है। वैसे ही ए मतलब अब्सेंस, तो ए लिख दो, पिनिया लिख दो, मतलब अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी ऐसे याद करना, रटने में न पढ़ना। अब वैसे ही हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, 60 से 100। हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, 60 to 100। अगर एक वर्ड में पढ़ोगे तो 72। ये क्या होता है, बीट्स, BEATS, बीट्स पर मिनट, ये हार्ट रेट होता है। वैसे कार्डिया मतलब हार्ट। अब अगर 100 से ऊपर जाए, टैकी मतलब ज्यादा, ब्रैडी मतलब कम, तो टैकी कार्डिया जब हार्ट रेट, टैकी कार्डिया जब हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाए तो टैकी कार्डिया, वैसे ही ब्रैडी कार्डिया। जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए 60 से कम, तो ब्रैडी कार्डिया। ये ऐसे याद करना, रटने में ना पढ़ना।
इतना मैंने बता दिया, इसमें बस मेन लगभग इतना ही था, टैकी ब्रेडी पिनिया ये सब नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब आते हैं आगे साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जो स्किन है, अगर जैसे कभी मत्थे मुंह घसा वसा होगा, जो पहले नहीं एक वो भगवान निकाल देते थे ऐसे घस के दाब के, तो जब कहीं पे काफी टाइम तक ब्लड की सप्लाई नहीं होगी या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो स्किन नीली पड़ने लगेगी, ब्लूस दिखने लगेगी, बस वही होता है साइनोसिस। तो ब्लूस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड साइनोसिस। स्किन का नीला पड़ जाना साइनोसिस कहलाता है। साइनोसिस क्यों हो सकता है बता दिया, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड नहीं वहां जाएगा तो नीला पड़ जाएगा। अगर देखना हो तो अपने हाथ में यहाँ पे खूब टाइट एक रस्सी एक तागा कुछ बांध लो, वो बाद में 10-12 घंटे के लिए हाँ नीला पड़ने लगेगा, देख लेना। बहुत ज्यादा ना बांध देना, बाद में काटना पड़े। हाँ तो बस साइनोसिस उतना ही बहुत है। और साइनोसिस क्यों हो सकता है, जब मेनली आर्टरी का ब्लड यहाँ तक नहीं आएगा। अगर कोई आर्टरी रप्चर हो गई, कोई आर्टरी फट गई, आर्टरी का एन्यूरिज्म हो गया, वो सब आर्टरी वगैरह आगे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। डिस्निया मतलब मैंने बता दिया, डिस्पिनिया जिसको लिखा था DYSPNEA मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कब कब होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या सांस लेने में दिक्कत कब होगी, कोई रिस्पिरेटरी की डिजीज हुई, कफ जमा हुआ है, जुकाम है, सांस नहीं ले पा रहे हो, वही डिस्पिनिया था। पीरियोडिक ब्रीथिंग का मतलब ये होता है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम विद साइकिल ऑफ अपनिया एंड हाइपरपिनिया। हाइपरपिनिया का मतलब वही जब रेस्पिरेशन, देखो हमने जो बताया वो टैकीपिनिया था, मतलब रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना। इसमें लिखा है एक वर्ड हाइपरपिनिया। हाइपरपिनिया का मतलब है जब वेंटिलेशन बढ़ जाए। इसमें लिखा है ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे रेस्पिरेशन की डेप्थ है, जैसे वो टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो चीजें पढ़ोगे। अगर रेस्पिरेशन की डेप्थ या तो एकदम बढ़ रही है, फिर एकदम से घट रही है, इस तरीके घट बढ़ रही है। और इसमें क्या हो रहा है, सीन इन हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, एल्डरली ड्यूरिंग स्लीप। देखो अगर चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन बस इतना है कि रेस्पिरेशन रेट का अचानक से घटना बढ़ना, और ये कब कब होता है, अपनिया मतलब अब्सेंस ऑफ, पहले तो घटे बढ़ेगा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुक भी जाएगा। ये ओल्ड एज पर्सन में होता है, हार्ट फेल्योर में होता है, वो होता है चाइनीज स्ट्रोक। और मेनली एल्डरली पेशेंट में ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय होता है। अब बाइटोट्स रेस्पिरेशन, ये जो बायोट रेस्पिरेशन लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ये है इरेगुलर ब्रीथिंग विथ वेरिएबल अपनिया एसोसिएट विथ मेडुलरी डैमेज। मेडुलरी डैमेज मतलब एक मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें डैमेज होने की वजह से, मेडुला ऑब्लोंगाटा मेनली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, उसमें डैमेज होने की वजह से जब रेस्पिरेशन में चेंजेज या फिर एबनॉर्मलिटी आती है, वो होती है बायोट रेस्पिरेशन। ये चीजें भी और डिजीज कंडीशन में ज्यादा क्लियर होंगी। रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैंने बता दिया था, जब कोई ज्यादा वैसी एक्सरसाइज करोगे तो तुमको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी वो भी बता दिया है। और CO2 डिक्रीज, CO2 ये सब हो जाएगा तुम लोग से। अब तुम लोग को जो देखना है वो बस इंक्रीज वेंटिलेशन एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज, वेंटिलेशन अब्रप्टली। हाँ तो इसमें बस इतना ही था। अब तुम लोग को अगले उसमें, अब ये वीडियो इतना ही रहने दो। अगले वीडियो में बताऊंगा जितनी लंग्स की वॉल्यूम्स हैं, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, वो प्रॉपर नोट्स के साथ में अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।